वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 24 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में है। हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के डिसरप्शन को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। जैसा कि हम जानते हैं, जो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरपर्सन बन जाता है। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के। वर्तमान में ये पद एम वेंकैया नायडू जी के पास है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को डिसरप्ट करता है तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस की संज्ञा दी जाएगी। ये किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रिविलेज नहीं है कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को डिसरप्ट करें। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का काम है प्रपोज करना, अपोजिशन का काम है अपोज करना और हाउस का काम है डिस्पोज करना। ये लगातार होता रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए या डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की अगर हम बात करें तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कुछ राइट्स और इम्यूनिटीज होती हैं जो वो एंजॉय करते हैं, कुछ इंडिविजुअली और कुछ कलेक्टिवली, ताकि वो अपने फंक्शंस इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। इस संबंध में हमारे संविधान में आर्टिकल 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करता है और आर्टिकल 194 स्टेट असेंबली में जो मेंबर्स हैं उनके प्रिविलेजेस की बात करता है। यहां पर देखिए, दो तरीके के प्रिविलेजेस की चर्चा की गई है। एक तो अगर हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में कुछ भी बोलने की आज़ादी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी बोलने से पहले हिचके नहीं, इसलिए उन्हें यह आज़ादी दी गई है। पार्लियामेंट में कही गई किसी भी बात के लिए उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ के सामने क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। फर्दर, जो भी हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं, लोकसभा हो राज्यसभा हो, उसे कितना और कैसे पब्लिश करना है ये वो हाउस डिसाइड करेगा। अगर कोई इसमें वायलेशन करता है तो वो पनिशमेंट इनवाइट करेगा। इन प्रिविलेजेस के अतिरिक्त कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है। वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर या जो स्टेट असेंबलीज हैं वहां के जो मेंबर्स हैं उनको लेकर अरेस्ट और डिटेंशन के कुछ प्रावधान हैं। जैसे अगर सिविल मामला है, कोई क्रिमिनल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, तो हाउस की प्रोसीडिंग या जो सेशंस लगते हैं उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्रिमिनल केस में ये नियम लागू नहीं होता। किसी को छुरा मार के आ जाएंगे तो थोड़ी कोई इम्यूनिटी मिलेगी। अगर मान लीजिए किसी ने ब्रीच किया है प्रिविलेज को तो क्या होता है, इस संबंध में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा अगर किसी व्यक्ति ने अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया, और लॉ जो पार्लियामेंट का है उसके अंडर उन्हें पनिश भी किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मोशन ला सकता है जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए गिल्टी डिक्लेयर किया जाएगा। अब यह अधिकार किसके पास होगा गिल्टी डिक्लेयर करने का? यह अधिकार स्पीकर या फिर चेयरपर्सन के पास होगा। स्पीकर लोकसभा में, चेयरपर्सन राज्यसभा में। यह फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी करेंगे कि प्रिविलेज मोशन जो लाया गया है वहां पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं। फर्दर अगर वो चाहें तो इस मामले को प्रिविलेज कमेटी जो पार्लियामेंट की है उसको रेफर कर सकते हैं कि आप देख लीजिए क्या हुआ है। इसके बाद जो रिलेवेंट रूल्स हैं उनके आधार पर मौका भी दिया जाता है कि जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो एक छोटा सा स्टेटमेंट भी दे सकता है। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर संतुष्ट हैं कि हाँ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है तो पनिशमेंट दी जाएगी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ऐसे लोगों के लिए भी अलाउ करता है जो भले ही हाउस में वोटिंग राइट ना रखते हो लेकिन बोलने का अधिकार रखते हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। वैसे तो देखिए, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, लेकिन उनके पास ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं होते। अब देखिए, प्रेसिडेंट हैं, उनके पास अपने खुद के बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं और आर्टिकल 361 में उसके प्रावधान हैं, तो फिर वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज लेकर करेंगे क्या? वैसे देखिए, प्रिविलेज से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया था 2017 में। वैसे ये प्रश्न इक्वलिटी पर बेस्ड था। कई बार यूपीएससी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे प्रश्न पूछती है, जैसे कि सोसाइटी में इक्वलिटी अगर हम इंश्योर करते हैं तो किस चीज की एब्सेंस होनी चाहिए? तो सही जवाब था प्रिविलेज। प्रिविलेज की एब्सेंस को आप इक्वलिटी कह सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक डेफिनेशंस आपको पता रहे जरूरी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिंगल यूज प्लास्टिक के सब्सटीट्यूट के बारे में है। आईआईएससी के रिसर्चर्स ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक का एक सब्सटीट्यूट ढूंढा तो ये मामला न्यूज में आया। रिसर्चर्स ने एक्चुअली में एक पॉलीमर डेवलप किया है। ये पॉलीमर नॉन एडिबल ऑयल और
सेल्यूलोज से तैयार किया गया है। ये सेल्यूलोज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एग्रीकल्चरल स्टबल से। लाइक हमने धान या गेहूं काट लिया तो उसके बाद जो उसका स्टबल बचता है उससे हम ये सेल्यूलोज निकालेंगे और उसी से हम एक पॉलीमर बनाएंगे। ये पॉलीमर्स हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका एक पेपर बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम बैग्स, कल्ट्री या फिर कंटेनर्स बनाने में कर सकते हैं। बढ़िया बात यह है कि ये बायोडिग्रेडेबल होता है, कुछ समय में खत्म हो जाएगा, लीक प्रूफ है। अगर आप मान लीजिए इसका स्टॉक के रूप में भी यूज करते हैं तो ऐसा नहीं कि गल जाएगा, नॉन टॉक्सिक है। अब अगर इससे जो स्टबल है उससे बन रहा है तो टॉक्सिक होने का क्या मतलब है। 2019 में यूनियन गवर्नमेंट ने यह कहा था कि 2022 तक हम इंडिया को सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री करेंगे। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या मतलब होता है। जैसे स्ट्रॉ है या प्लास्टिक का कोई स्पून है, अगर हम उसे यूज करते हैं तो एक बार यूज करके फेंक देते हैं। ऐसा तो नहीं कि प्लास्टिक का चम्मच आप धो के फिर से यूज करेंगे, फेंक देंगे। वैसे स्ट्रॉ के साथ होता है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। ये सबसे बड़ा कचरा क्रिएट करता है। आपके घर में जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की जो बाल्टी है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं है। आपने वो बाल्टी रखी है, आप उससे साल भर 6 महीने जब तक वो चलेगा नहाएंगे तो वो ठीक है, लेकिन प्लास्टिक की बॉटल जिसमें आप पानी पीते हैं वो सिंगल यूज है, वो सही नहीं है। तो इसके लिए मल्टी मिनिस्टीरियल प्लान बनाया गया था ताकि हम इंडिया से सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज कर सकें। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये जो कदम है, ये बढ़िया है। इससे हम सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या को मिटिगेट कर पाएंगे और जो प्लास्टिक वेस्ट एक्यूमुलेट होता जा रहा है एनवायरमेंट में, उससे भी थोड़ी निजात मिलेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में है। अच्छा देखिए, कई बार हम बोलते हैं कि पोल्यूशन बढ़ गया, PM 2.5 ज्यादा हो गया है, PM 10 ज्यादा हो गया है, NO2 ज्यादा हो गया है, CO2 ज्यादा हो गया है। पता कैसे चलता है कि ज्यादा हो गया है? मतलब कुछ तो होगा ना पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करते होंगे कि इससे ज्यादा हुआ तो ज्यादा हो गया। और वो चीज बताता कौन है? तो बता देते हैं कि WHO बताता है कि कोई भी कोई गैस या पार्टिकल कितना है तो ज्यादा है और कितना है तो ठीक है। इस संबंध में वो गाइडलाइन देते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने ऐसी गाइडलाइन 2005 में दी थी और उसी गाइडलाइन के बेसिस पे आज तक हम ये इवेलुएट करते रहे हैं कि PM 2.5 ज्यादा है कि कम है, PM 10 ज्यादा है कि कम है, उसी गाइडलाइन के बेसिस पे इवेलुएट करते हैं। तो अभी हाल ही में उन्होंने एक नई गाइडलाइन दे दी, ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन। अब आपको इस गाइडलाइन का मतलब समझ में आ रहा होगा। इसी गाइडलाइन के बेसिस पे हम पता करेंगे कि एनवायरमेंट में पोल्यूशन ज्यादा है या कम है, और इसी का इस्तेमाल करके जो वेरियस गवर्नमेंट्स हैं, नेशनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, वो पॉलिसीज बनाती हैं। तो ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जो हैं वो एक्चुअली में एनुअल मीन निकालते हैं कि पूरे साल में कोई भी गैस एटमॉस्फेयर में कितनी हो तो ठीक है और कितनी हो तो पोल्यूशन बढ़ गया है। इन गाइडलाइंस को लास्ट 2005 में अपडेट किया गया था। एक्चुअली में ये काइंड ऑफ एविडेंस होता है, रिसर्चेस के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ, इसके बाद होगा तो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा और इसके बाद हमें बढ़ने नहीं देना है। ये गाइडलाइंस लीगली बाइंडिंग नहीं होती। गाइडलाइंस तो गाइडलाइंस होती हैं, देश माने या ना माने, बट WHO बता देता है देखो भाई इससे ज्यादा होगा तो पोल्यूशन बढ़ गया। तो ये एविडेंस इन्फॉर्म टूल है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि आप इसकी बेसिस पे पॉलिसी वगैरह बनाओ। नई गाइडलाइन में उन्होंने क्या कहा, कुछ परिवर्तन आया होगा 2005 के कंपैरिजन में कि नहीं आया होगा? हाँ, आया है। तो देखिए, दो तरीके का ये परिवर्तन बताते हैं। एक तो एनुअल मीन, मतलब साल भर में एवरेज कितना होना चाहिए, और दूसरा 24 घंटे में कितना होना चाहिए, या कई बार 8 घंटे में भी बताते हैं। जैसे 2.5 की PM 2.5 की बात करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 2005 के स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर ये पर क्यूबिक मीटर में 10 माइक्रोग्राम है तो ठीक है, उससे ज्यादा है तो पोल्यूशन बढ़ गया है। अभी इसको रिवाइज करके घटा के 5 माइक्रोग्राम कर दिया गया है, मतलब अब 5 माइक्रोग्राम के भी ऊपर गया तो गड़बड़ है। 24 आवर, मतलब 24 आवर में है कितना है तो ठीक है, कितना है तो गड़बड़ है। पहले अगर 24 आवर में जो एवरेज निकला वो 25 माइक्रोग्राम है तो ठीक है, अभी इसे घटा के 15 माइक्रोग्राम कर दिया गया है। यही मामला PM 10 के साथ भी किया गया है। अगर पहले ये 20 माइक्रोग्राम हुआ करता था, यहाँ पे क्यूबिक मीटर की बात चलती है, और अभी इसे घटा के 15 कर दिया गया। 15 24 आवर्स में जो वैल्यू थी वो 50 से 45 माइक्रोग्राम कर दिया गया। ये देखिए, यही लिस्ट यहाँ पे है, ये PM 2.5 की है। एनुअल पहले 10 था, घटा के 5 किया। 24 आवर्स में पहले ये 25 था, घटा के 15 कर दिया। और PM 10 का माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इवेल्युएशन मेथड है। तो एनुअल पहले 20 माइक्रोग्राम हुआ करता था, घटा के 15 किया, और 24 आवर्स में पहले 50 था, घटा के 45 किया। ओजोन के लिए पीक सीजन में बोला कि 60 माइक्रोग्राम के ऊपर नहीं होना चाहिए पर क्यूबिक मीटर में, और 8 घंटे में इसका कॉन्सेंट्रेशन पहले भी 100 बोला था, बाद में भी, अभी भी वो 100 ही है। NO2 की बात करें तो पहले 40 था, घटा के 10 किया। 24 आवर्स में अभी डिसाइड किया कि 25 माइक्रोग्राम के ऊपर ना हो। SO2 के लिए पहले 20 था, अभी इन्होंने उसको बढ़ा के 40 कर दिया है।
और CO के लिए, मोनोडाइऑक्साइड के लिए यहाँ पे 4 माइक्रोग्राम इन्होंने रखा है। तो ये जो इवेल्युएशन पूरा चार्ट आपके सामने है, आप इसको देख लो, एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितना बढ़ाया घटाया है, क्या बदलाव किए गए हैं। केवल SO2 का बढ़ाया गया है, बाकी सबका मोरलेस या तो उतना ही रखा गया है या घटा दिया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ये बोला था कि सभी टेम्पल्स में जो ट्रस्ट पैसों को एक्यूमुलेट करता है, उसका यूज करता है, उसका ऑडिट किया जाए। तो अभी हाल ही में इस टेम्पल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनके ऑडिट को 25 ईयर्स के लिए एग्जेम्प्ट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मजा आया, उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसे तो नहीं होगा, ऑडिट होगा तो सबका होगा और आपका भी होगा, तो उन्होंने मना कर दिया। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये टेम्पल न्यूज में आया। ये है कहाँ? ये तिरुवनंतपुरम में है, जो कि स्टेट कैपिटल है केरला की। वैसे तो कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन शुरू में जब ये बनाया गया था तो लकड़ी का बनाया गया था। इसका जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर आज हमें मिलता है, जो ग्रेनाइट से बनाया गया है, वो 18वीं सेंचुरी बनाया गया था। उस समय जो त्रावणकोर के महाराजा थे मार्तंड वर्मा, उन्होंने इसको बनाया था। अब यहां पर देखिए, ये जो टेम्पल है ये यूनिक चेरा स्टाइल में बनाया गया, मतलब चेरा आर्किटेक्चर यूज किया गया है। भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। भगवान विष्णु यहाँ पे अनंत शयन पोस्चर में दिखते हैं। अनंत एक्चुअली में शेषनाग को कहते हैं। शयन मतलब शयन मुद्रा, सोने वाली मुद्रा। ये पिक्चर आपने देखी होगी अक्सर टेलीविजन वगैरह पे। तो इसी मुद्रा में यहाँ पर भगवान विष्णु हमें दिखते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि ये टेम्पल 108 होली टेम्पल्स में से एक है, जो वैष्णविज्म में काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में है। वैसे तो ये काइंड ऑफ पोर्टल है, पोर्टल वगैरह से यूपीएससी प्रश्न कम पूछती है, लेकिन ये पोर्टल इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस के लिए। DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये एक सिंगल डैशबोर्ड है जहां पर जो बिजनेसेस हैं वो वेरियस क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस जो प्रोग्रेस है उसे ट्रैक कर सकते हैं, अगर कोई क्वेरीज है तो वो पूछ सकते हैं, उन्हें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर ये एक कदम है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। अगर आप डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करता है। अगर बात इन्वेस्ट इंडिया की जाए तो ये इंडिया का नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है। मतलब अगर कोई भी इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो सबसे पहले इन्वेस्ट इंडिया से कॉन्टैक्ट कर लेता है। 2009 में इसे नॉन प्रॉफिट वेंचर के तौर पे बनाया गया था। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत ही काम करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लाइफ 5 नेटवर्क के बारे में है। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख ने, जो कि इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया है जो किसी भी यूटी में है, वहां पर लाइफ-आई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटरनेट दिया जाएगा। लाइफ-आई काफी लंबे समय से न्यूज में है। 2016 में यूपीएससी ने इससे प्रश्न पूछा था। इसका फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो आपको लाइट के माध्यम से इंटरनेट मिलेगा। जो नॉर्मल वाईफाई होता है वहां पर आपको जो इंटरनेट मिलता है वो रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से मिलता है, लेकिन यहां पर आपको जो इंटरनेट मिलता है लाइफ-आई में वो लाइट सिग्नल्स के माध्यम से मिलता है। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो लाइट बीम्स स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। ये जो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है सॉलिड स्टेट लाइटनिंग, जिसके लिए एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं बल्ब से जो लाइट निकलती है वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। दूसरा होता है फोटो डिटेक्टर। जिस डिवाइस में आप उस लाइट के माध्यम से इंटरनेट रिसीव करेंगे उसमें काइंड ऑफ मॉडेम आपको अटैच करना होगा और उसी मॉडेम को आप फोटो डिटेक्टर बोल सकते हैं। फिर होता है सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट, जो इंटरनेट डेटा को स्ट्रीमेबल कंटेंट में कन्वर्ट करता है। तो जो एलईडी लाइट बल्ब होता है वो आपको इंटरनेट फीड करता है, जिसका इस्तेमाल फोटो डिटेक्टर करके उसमें जो भी डेटा है आप उसका यूज कर पाते हैं। तो लाइफ-आई बहुत ही ज्यादा तेज होता है, सेफ होता है और इसका कनेक्शन चीप होता है। अर्बन एरियाज में जहां पे रेडियो स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा बिजी होता है, कंजेस्टेड होता है, नेटवर्क अच्छा मिलता नहीं, वहां पर लाइफ-आई एक अच्छा ऑप्शन होगा। रूरल एरियाज जहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को लगाना पॉसिबल नहीं होता, नॉट रीचेबल होता है, वहां भी ये काफी काम का होगा। लाइफ-आई की सबसे मजेदार बात यह है कि ये वाईफाई की तुलना में 100 गुना ज्यादा तेज होता है। देखिए, प्रश्न पूछा गया था 2016 में। पहला ये था कि ये लाइट को मीडियम की तरह यूज करता है हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए, और दूसरा ये वाईफाई से सेवरल टाइम्स फास्टर है। दो के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो सी इसका आंसर हो गया। रिवीजन के लिए स्टेटमेंट है, पॉज करिए, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब इसका सही जवाब बता देता हूं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी स्पीकर या चेयरपर्सन होते हैं, ये तो सही है। न्यू ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन लीगली बाइंडिंग है? नहीं, लीगली बाइंडिंग नहीं है। गाइडलाइन कैसे लीगली बाइंडिंग होगा? नॉर्मल सी बात है। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल उड़ीसा में नहीं है, ये केरला में है।
तो ये वाला भी गलत हो गया। और इन्वेस्ट इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत नहीं आता, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, तो ये भी गलत हो गया। सेशन की पीडीएफ ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।